बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और यहां पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं मास्टर 30 बैच के अंदर। प्यारे बच्चों, आज का जो बैच है, आज की जो क्लास है, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास से हम शुरुआत करने वाले हैं बिहार बोर्ड के चैप्टर्स की। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई मास्टर 30 जो बैच था वो यूपी और बिहार के लिए था, तो यूपी के कुछ चैप्टर्स तो हम कवर कर ही चुके हैं। अब आज से शुरुआत होने वाली है बिहार के चैप्टर की। तो बेटा यहाँ पर हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, जिनमें से पहला चैप्टर जो है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा जो चैप्टर है वह है विष के दांत। अब चूंकि हमारा बैच मास्टर 30 है, तो यहाँ से हम कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिखाई भी दे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा की, जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से ना बेटा एमसीक्यू भी आपको दिखाई देते हैं परीक्षा में, और लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, दो प्रश्न जो हैं वो आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के यदि मोटा माटी बात की जाए, इस चैप्टर से आपको 5 अंक जो हैं वो प्राप्त होंगे। विष के दांत का भी वेटेज बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन तो मिनिमम जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में मिल ही जाते हैं। और ये केवल 1 साल की बात नहीं है, लगातार जो पैटर्न आपका चेंज हुआ है, जब से आप देख पा रहे हैं तब से विष के दांत और श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए बेटा फटाफट चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा चैप्टर की। तो बेटा ये जो चैप्टर है मूलतः यह एक भाषण का भाग है, जिसको निबंध के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पर जो है ना, अंबेडकर जी कुछ जातिवाद के जो प्रमुख नुकसान हैं उनकी चर्चा करते हैं। ये बताते हैं कि जातिवाद क्यों बुरा है, जातिवाद होने से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो बुरी हो जाती हैं, ठीक है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जातिवाद का आर्थिक पहलू क्या है। तो इन तमाम तरीके की बातों को जो है ना वो अंबेडकर जी जो हैं वो इस भाषण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मूलतः यह जो भाषण है ये जाति पाति तोड़क मंडल के लिए लिखा गया था, ये उसका अध्यक्षीय भाषण था। पर होता यह है बेटा कि ये जो भाषण है आपको अब निबंध के रूप में पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है, जिसका ट्रांसलेशन जो है वो ललई सिंह यादव ने किया था। अब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ इस समय, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये परीक्षा के अंदर एमसीक्यू फॉर्म में लगातार पूछी भी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम समझने की बात करते हैं, तो आइए समझते हैं महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हुई। पहली बात जो थी, जहां से ये चैप्टर की शुरुआत होती है, वो इस चीज को लेकर होती है कि जाति आधारित श्रम विभाजन का विरोध करते हैं। शुरुआत में ही बाबा साहब जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि जाति के आधार पर कोई भी श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सुनार का बेटा है तो सोने का ही काम करे, ठीक है, अगर वो चाहे तो टीचर हो सकता है, वो चाहे डॉक्टर हो सकता है, वो चाहे तो किसी और प्रोफेशन में भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का विरोध किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है श्रम विभाजन का आधार रुचि और कौशल को बताना। दूसरी बात ये कहते हैं यहाँ पर कि भाई जाति आधारित श्रम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि कैसी श्रम व्यवस्था हो, तो उसका जवाब यहाँ पर ये देते हैं अम्बेडकर बाबू कि भैया जी श्रम विभाजन जो है ना उसका आधार रुचि और कौशल होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ये बात जो है ना, आज के कितने साल पहले उन्होंने कहा था कि आपका जो श्रम है, आपका जो जॉब है, वो इस चीज़ पर डिपेंड होना चाहिए कि आपकी रुचि क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, और आप जो करना चाहते हैं क्या आप उसकी कुशलता के योग्य हैं या आप उस चीज़ में कुशल हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आदमी को काम करना चाहिए या अपने रोजगार को चुनना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जाति आधारित श्रम विभाजन का आर्थिक पहलू भी यहाँ पर दिखाया जाता है कि भैया यदि जाति आधारित श्रम विभाजन है तो उसका आर्थिक पहलू क्या होगा। भाई मान के चलिए कि सोनार का बेटा सुनार बन रहा है, ठीक है, पर सोने के धंधे में तो पैसा होता है, पर लोहे के धंधे में उतना पैसा नहीं होता है। पर जाति के कारण उसे लगातार वही काम करना होगा, ठीक है। इस कारण क्या होता है कि मन भी नहीं आपका लग रहा है, उस धंधे में उतना पैसा भी नहीं है, तो हिरास हो रहा है। क्या हो रहा है, आपकी रुचि का, आपके आर्थिक साधनों का हिरास हो रहा है। एक व्यक्ति जो अपना प्रोफेशन बदल के कहीं ऊंचाइयों पर जा सकता था, केवल जाति प्रथा के कारण एक काम को लगातार करने के लिए बाध्य है जो वो करना नहीं चाहता। इस कारण उसकी उन्नति अवरुद्ध हो रही है, उसका विकास जो है वो नहीं हो पा रहा, और साथ ही साथ समाज का विकास भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर कहते हैं। फिर आगे इसी बात को बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि अगर जाति आधारित श्रम व्यवस्था रहेगी तो उसके कारण आदमी को काम में अरुचि आ जाती है, और अरुचि यदि आ जाएगी
यदि आपको कोई भी काम नहीं करना, उस काम में आपको अरुचि है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उस काम को आप टालना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे? टालना। क्या करना शुरू कर देंगे? टालना शुरू कर देंगे। ठीक है, हर काम को टालेंगे आप, धीरे 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 कैसे भी करके ये काम कैसे भी टल जाए, ये काम कैसे भी हो जाए, ये तमाम तरीके की प्रक्रियाएं जो हैं वो आदमी अपनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और इस कारण क्या होता है कि भाई उसकी जो औद्योगिक कुशलता है वो नष्ट हो जाती है, आर्थिक हिरास हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक समय बाद जो है वो व्यक्ति औद्योगिक कष्ट से तो जूझता ही कि भाई उसका व्यापार नहीं चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संघर्ष की एक बड़ी भूमिका तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज को भी बताया गया था चौथे पॉइंट के अंदर, यानी कि चौथा जो पैराग्राफ था उसके अंदर इसे यहाँ बताया गया था कि भाई साहब जाति विभाजन के कारण या जाति आधारित श्रम व्यवस्था के कारण लोगों को वही काम करना पड़ता है जो पुरखों से चला आ रहा है। इस काम में उनकी रुचि नहीं होती है, और रुचि के बिना काम करने से लोगों को एक तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, साथ ही साथ बिना मर्जी के काम करना पड़ता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्याएं जन्मजात तैयार होती हैं कि भाई वही काम करना है जो करना ही नहीं चाह रहे हैं हम। तो वहाँ पर एक समस्या आपको कंप्लीटली मिलने वाली है। फिर देखो आगे क्या है, लेखक के नए समाज की अवधारणा। अब इतनी सारी समस्या हो जाने के बाद पाठ के अंत में जो है ना बाबा साहब ये बताते हैं समाज की नई अवधारणा कैसी हो, यानी कि उनके हिसाब से समाज की अवधारणा कैसी हो। वहां पर वो भाईचारे को बताते हैं कि भाई मेरा जो समाज होगा ना वो समता स्वतंत्रता पर आधारित होगा, जहां पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, जिसको जो करना है वो कर सकता है। ठीक है, भाईचारा होगा। तो ये बातें जो है वो यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो थे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्नोत्तरों की ओर कि प्रश्नोत्तर के अंदर ना आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है नलिन विलोचन शर्मा जी, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखो अंबेडकर साहब ना ऐसे व्यक्तियों में से थे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, और उनका जो सारा साहित्य है ना वो इसी तरीके से वो शोषितों के लिए समर्पित साहित्य, उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको यदि आप समाज के अंदर जो है ना अप्लाई कर दें तो समाज का जो शोषित वर्ग है वो पूरी तरीके से जो शोषण की जो परंपरा है और जो शोषित वर्ग है, ठीक है, वो सब तरीके से बदल जाएगा। समाज में कोई भी शोषित व्यक्ति बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बात जो है ना उनके साहित्य के अंदर हमें दिखाई देती है, और इसी तरीके का जो साहित्य है वो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन जो है वो इसी तरीके की एक रचना है जो कि हमें उनके प्रमुख रचनाओं में से देखने को मिलती है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, बुद्ध एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बेटा यहाँ पर भी जो है ना आपका ऑप्शन जो है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सह यानी कि राकेश, फिर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन नंबर डी है दिनकर। तो बेटा यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं की एक रचना है, ठीक है, बुद्ध एंड कम्युनिज्म। ठीक है, और यहाँ पर ना एक चीज और मैं आपको कह रहा हूँ कि लेखक परिचय के अंदर जितनी भी राइटर्स की रचनाएं दी गई हैं, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की खासतौर पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं ना वो करीबन करीब 10 या 15 रचनाएं जो हैं आपकी बुक के अंदर दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, कभी कोई रचना पूछ लेता है, कभी कोई रचना पूछ लेता है, कभी कोई रचना पूछ लेता है, लेकिन लगातार यहाँ से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो वहां से आप अगर रचना भी पढ़ लेंगे तब भी आपके 2 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है ददई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी है ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी है रूपक सिंह यादव, और ऑप्शन नंबर डी है लल्लन सिंह यादव। ठीक है, तो भैया जी इसका जो रूपांतरण किया था वो किया था ललई सिंह यादव ने। ठीक है, और एलिएशन ऑफ द कास्ट का ही वो भाषण है जिसको आप पढ़ रहे हैं क्या, जाति प्रथा के नाम से। ठीक है, जिसको आप पढ़ते हैं जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन। ठीक है, इन दोनों के नाम से आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं ना वही का वही सेम
इसी चीज का भाग है, ठीक है। यानी कि एलिएशन ऑफ द कास्ट करके जो उनका भाषण था उसी का एक हिस्सा है जाति प्रथा, जिसको आप हिंदी के अंदर रूपांतरित रूप में पढ़ते हैं। और इस चीज का यानी कि इस पाठ का जो रूपांतरण किया था वो किया था ललाई सिंह यादव ने, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक संपन्नता, ऑप्शन नंबर सी है रुचि और कौशल, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। तो भैया जी यहाँ पर ना राइट आंसर क्या होना चाहिए सबसे पहले तो आप बताइए, और फिर उसके बाद चलते हैं ऑप्शंस पर चर्चा करने के लिए। तो बेटा जाति प्रथा होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी के विरोध में तो सारा लिखा गया है, ठीक है। फिर आर्थिक संपन्नता ये भी नहीं होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आप जब आर्थिक रूप से संपन्न हो तभी आपको कोई व्यवसाय चुनने की छूट मिले, ठीक है। फिर है ऑप्शन नंबर सी रुचि और कुशलता। तो बेटा ये राइट आंसर है, क्योंकि कोई भी व्यापार जब आप करेंगे, कोई भी रोजगार आप करेंगे, जब तक आपकी उस रोजगार में रुचि ना हो और जब तक आप उस रोजगार के प्रति कुशल ना हो, ठीक है, यानी कि आपको वो स्किल आना चाहिए जिस भी तरीके का आप रोजगार करना चाहते हैं, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। इसी को मेन आधार माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुचि और कुशलता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा गया है, लेखक का नया समाज किन किन चीजों पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी है समता, ऑप्शन नंबर डी है भाईचारा, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भैया जी यहाँ पर ना लेखक की बात को स्पष्ट करता है आगे अपने पाठ के अंदर कि भाई मेरा जो समाज है, जिस समाज की मैं कल्पना करता हूँ, उस समाज में सभी को जो है वो स्वतंत्रता होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का कार्य कर सकता है, अपनी बात को सामने प्रस्तुत कर सकता है। समानता होगी, कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होगा। साथ ही साथ ये बात भी इस पाठ में बताते हैं, लेखक महोदय इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भैया हमारा समाज में स्वतंत्रता समता तो होगी ही होगी, साथ में भाईचारा भी होगा, ताकि एक छोर से दूसरे छोर तक अमूलचूल परिवर्तन किए जा सके। तो भैया जी जब तीनों आंसर हो जाते हैं राइट, तो चौथा आंसर यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो इस प्रश्न का उचित उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक किस वास्तविक भाईचारे के संबंध में कौन सा उदाहरण देता है। ठीक है कि भैया लेखक किस वास्तविक भाईचारे के संबंध में कौन सा उदाहरण देता है। तो भैया यहाँ पर जो है ना वो दो प्रश्न एक तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा एक चीज, इस चीज को समझ लेना कि ये जो प्रश्न है ना ये आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। कि ये जो प्रश्न आप इस समय देख रहे हैं ये प्रश्न आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। जब आप लघुत्तरीय प्रश्न हल करें तो आप वहां पर बताइएगा, लिख कर बताना पड़ेगा कि भाई वास्तव में समाज के परिवर्तन को लेकर लेखक ये बताता है कि भाई से भाई का संबंध जो है जो समता समानता के आधार पर होगा, ठीक है, वही वास्तविक भाईचारे की परिभाषा होगी। और इसी संदर्भ में वो उदाहरण देता है। उदाहरण किस चीज का दे रहा है भाई ये बताओ। उदाहरण वो देता है दूध और पानी के मिश्रण का, कि जिस तरीके से दूध और पानी का मिश्रण होता है उसी तरीके से क्या होगा भैया कि हमारे समाज में भाईचारे का संबंध होगा। कि भाई दूध में पानी को मिला दो तो फिर वो दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आता। आप ये तो जान जाते हैं कि दूध में पानी मिला हुआ है, पर आप ये नहीं जान पाते हैं कि भाई वो जो है वो मिलावट किस तरीके की। उसी तरीके से लेखक महोदय ये बताते हैं कि भाईचारे का जो आधार होगा यानी कि जो भाईचारे का दृश्य होगा वो दूध में पानी की तरह होगा कि भाई एकदम लोग आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में वर्णित मूल समस्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दहेज की समस्या, ऑप्शन नंबर बी है जाति प्रथा की समस्या, ऑप्शन नंबर सी है बेरोजगारी की समस्या, ऑप्शन नंबर डी जो है वह है गरीबी की समस्या। तो भैया पूरा का पूरा जैसे कि हम पढ़ते आ रहे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि जाति प्रथा के कारण कौन कौन सी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी के साथ साथ देखो यहाँ पर एक बात तो बता दी गई कि भाई जाति प्रथा जो है उससे कई समस्याएं होती हैं और यही जो है वो पूरे चैप्टर की मूल समस्या का वर्णन है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में जिस मूल बात को पूछा गया है, जिस मूल बात को बताया गया है वह जाति प्रथा भी है। इसके बाद जो सारी समस्याएं आप देख रहे हैं जैसे गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सब जातिवाद के ही बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ये बात भी इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, टालू काम करने की आदत का मूल कारण क्या है? तो भैया देखो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, व्यवसाय से कमाए होना, जाति के कारण अपना पेशा न बदल पाना, व्यवसाय में अरुचि होना। तो बेटा ये तीनों चीजें जो हैं वो इसी तार को इंगित करती हैं, इसी चीज को बताती हैं कि जब आपकी व्यवसाय से कम आय हो तो भाई आपको काम में ना मन नहीं लगेगा, क्योंकि पैसा तो कम आ रहा है और कम पैसा ना सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका मन ना लगे। ठीक है, तो एक ये आंसर भी सही हो सकता है। फिर देखो दूसरी बात क्या कह रहा है, व्यवसाय में अरुचि, ये भी बात होती है कि हमारी व्यवसाय में रुचि है ही नहीं, हम उस चीज को कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जाति के कारण अपना पेशा ना बदल पाना, कि भाई जाति में हमारी रुचि तो है दूसरे पेशे में, पर जाति के कारण हम अपना पेशा नहीं बदल पा रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा जो ए बी सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों राइट आंसर हैं। अब एक क्वेश्चन के तीनों राइट तो आंसर हो नहीं सकते, इसलिए आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर डी को देखो, जो है ये कहता है कि उपरोक्त सभी जो हैं वो उचित उत्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना जब भी तीनों आंसर आपके राइट हो जाएं तो चौथा आंसर 100% यही होगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो उस पर ना बेटा आपको बिना देखे बिना समझे टिक करना है, पर उससे पहले ढंग से पढ़ जरूर लेना। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो सही हो। ठीक है, एक बार इसीलिए एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं कि एमसीक्यू से ना आपका आबोध प्रबोध सीधा पूछ लिया जाता है, सीधा समझ जाते हैं कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। और टालू काम करने की आदत का मूल कारण भी यहाँ पर बताया गया है कि भैया व्यवसाय से कम आय होगी, आप व्यवसाय में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं और व्यवसाय में आपको अरुचि भी हो रही है। ठीक है, इसी कारण क्या है कि भाई इसी के कारण जो है वो आदमी टालू काम करना शुरू कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्तित्व में से नहीं था? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि महात्मा गांधी जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्तित्व में से नहीं थे, बल्कि कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले, इनको जो है ना अकॉर्डिंग टू योर बुक वो अपना प्रेरक व्यक्तित्व माना करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु आर दे किसकी रचना है? तो बेटा हु आर दे भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखो रचना से 3 क्वेश्चन कराए हैं और रचना से एक ना एक प्रश्न आपको आएगा जरूर। ठीक है, 10-12 रचना है तो कम से कम उनको ढंग से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि टिक मार्क ही आना है, वहां पर तो ज्यादा परेशान होना भी नहीं है, इसलिए रचना जरूर पढ़ के जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस कारण श्रम विभाजन अस्वाभाविक हो जाता है? ऑप्शन नंबर ये ए है कार्यकुशलता के कारण, दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति को नया काम सीखने के कारण या सिखाने के कारण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का आधार मानने के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले प्रश्न देख लो, प्रश्न क्या कह रहा है, किस कारण श्रम विभाजन अस्वाभाविक हो जाता है? कार्यकुशलता के कारण तो बिल्कुल नहीं होता, जैसा आप की कुशलता होगी वैसा आप काम कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, किसी व्यक्ति को नया काम सीखने के कारण। तो यदि कोई व्यक्ति नया काम सीखता है तो उसके कारण भी श्रम विभाजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब कोई व्यक्ति काम सीखता है तब वह काम करता है। ठीक है, तो श्रम विभाजन अस्वाभाविक इस कारण भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो भैया अगला ऑप्शन है जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का आधार मानने के कारण, कि भैया श्रम विभाजन जो है वो जाति व्यवस्था का मूल आधार बन जाता है और इसी कारण सारे झंझट जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा लेखक का मानना है और यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि लेखक ये मानता है कि श्रम विभाजन को मतलब जाति प्रथा को यदि आप श्रम विभाजन का आधार मान लें तब वहां पर बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, अस्वाभाविक जो है वो कार्य विभाजन खड़ा होता है, इसीलिए आपका आंसर नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा गया है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? ठीक है, तो भैया जातिवाद के पक्षों में जो तर्क दिए गए हैं उनके हिसाब से, लेखक के दृष्टिकोण के हिसाब से जातिवाद जो है गंभीर दोषों से युक्त है। अब क्यों युक्त है इस चीज को समझो कि भैया जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके कार्य पर, मतलब जो पारंपरिक कार्य है उस पर निर्भर कर रहा है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रह जाता।
भाई ये भी बात है कि जो काम आपके पिताजी कर रहे थे या किसी व्यक्ति के पिताजी कर रहे थे वही काम उसे करना है। अब चाहे वो व्यक्ति कितना विद्वान हो, कितना भी ज्ञानी हो और कितना कुछ अच्छा कर सकता हो, ठीक है, तो ये उसका एक साइड इफेक्ट है, एक बुरा बिंदु है, ठीक है, जाति प्रथा का। फिर देखिए दूसरी बात क्या कहते हैं, ये चीज जो है वो आर्थिक पहलू से भी बहुत ज्यादा नुकसानकारक है, ठीक है। क्यों है भैया? क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति यदि काम करता है तो उसको पैसा चाहिए, इसीलिए वो काम कर रहा है। पर जाति प्रथा के कारण आप एक ही काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, आपका स्किल भी डेवलप नहीं हुआ, तो इसका फल ये होगा कि आदमी धीरे 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 गरीब होता जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रह जाती। तो गरीबी का भी एक प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कहा जाता है, और इसके साथ साथ क्या है कि भैया जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को भी दबा देती है, साथ ही साथ अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो ये भी बात बेटा हमें देखने को मिलती है कि भाई जाति प्रथा के कारण जो है ना स्वाभाविक कुशलता, जो स्वाभाविक गुण जो है वो दब जाते हैं, ठीक है। और एक जकड़न सी, एक तरीके से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरीके से हीन मानसिकता भी व्यक्तियों के जहन में आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? अब इस क्वेश्चन को ना रिफ्रेम करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जाति श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नामक पाठ में किस विडंबना की चर्चा की गई है? इस चर्चा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन का आंसर एक ही है, बस इस क्वेश्चन को रिफ्रेम किया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, इस चीज को समझो कि भैया लेखक महोदय जो है ना इस चैप्टर में यानी कि इस पाठ में ये बताते हैं कि जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है, ठीक है। आज के समय में भी जाति पाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, आज के लोग भी जो हैं वो जाति पाति को मानते हैं, और यही चीज जो है वो समाज की विडंबना है। इसी चीज पर भी लेखक जो है वो अपने विचार प्रस्तुत करता है, और इसी चीज को वो जो है वो क्या कहता है कि ये विडंबना है, ठीक है। फिर देखिए इस विडंबना के स्वरूप की दूसरी बात में चर्चा करते हुए वो बताता है कि आधुनिक और सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के तर्क देने वालों को, कि भाई इस प्रकार का जो तर्क दिया जाता है इसे ही लोग जो है वो विडंबना मान रहे हैं, और इसे ही विडंबना का दूसरा स्वरूप जो है वो लेखक मानता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो भैया लेखक का मानना यह है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना हो, यानी कि भ्रातृत्व की जो भावना, भाईचारे की जो भावना है उसकी वृद्धि हो। साथ ही साथ लेखक ये भी कहता है कि समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक चलायमान हो सके। मतलब अगर आप मान के चलिए समाज के दो छोर हैं ए और बी, तो अगर यहाँ कोई परिवर्तन होता है तो वो यहाँ तक उपलब्ध हो, ठीक है, यहाँ तक आ सके, जबकि वास्तविक दशा में ऐसा हो नहीं पाता है। इसीलिए कोई भी समाज जो है वो पिछड़ा रहता है। हमारा जो भारतवर्ष है ना, आज भी जिन चुनौतियों को हम झेल रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं कि ए पॉइंट पर तो नियम बना दिए जाते हैं पर वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं, इसीलिए भारत आज भी जो है कुछ कुछ मामलों में समस्याग्रस्त दिखाई देता है, ठीक है। उसका कारण सिर्फ यही है कि पूरा परिवर्तन नहीं हो पाता समाज में। और इसी बात को जो लेखक महोदय हैं भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसे समाज की कल्पना चाह रहा हूँ जहाँ पर आमूल चूल परिवर्तन किया जा सके, और ये जो परिवर्तन है वो एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, ठीक है। मतलब यदि मैंने ए पॉइंट पर कोई परिवर्तन किया तो सारा परिवर्तन वो फैलता जाए और समाज के आखिरी कोने तक वो परिवर्तन जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने जाना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो भैया इसलिए नहीं कहा जा सकता कि समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन हो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना एक बात ये कही जा रही है कि जाति प्रथा वास्तव में क्या है कि श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन करती है, ठीक है। और श्रमिकों के बच्चों को उनकी अनिच्छा के कारण कार्य करना पड़ता है, कि भाई उनकी इच्छा नहीं है पर परंपरा से जो कार्य मिला है वो कार्य उन्हें लगातार करना पड़ता है। इसीलिए जो है ना ये जो विभाजन की परंपरा, श्रम विभाजन की जो परंपरा है, इसका जो विरोध है वो किया जा रहा है कि भाई जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन ना हो, ठीक है। और ये आधुनिक समाज को स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य भी नहीं है, ठीक है, और ये चल भी नहीं पा रहा है आज के समय में, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं माना जाता है। यह भारतीय समाज में जाति व्यवस्था आधारित श्रम विभाजन को उचित इसीलिए नहीं माना जाता है।
ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बेटा चर्चा करते हैं अगला जो आपका चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है जो है जिसका एक शानदार कहानी है, जो कहानी है विष के दांत। और भाई ये जो कहानी है वास्तव में एक शानदार कहानी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं इस बात को समझो। इस कहानी में चर्चा की गई है दो वर्गों की, ठीक है। एक वर्ग है उच्च वर्ग, ठीक है, उच्च वर्ग, और एक वर्ग है मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम या निम्न वर्ग, ठीक है। और इन दोनों की चर्चा जो है, इन दोनों के स्वभाव का परिवर्तन, इन दोनों के रुझान किस तरीके से बदलते हैं, उनकी चर्चा ही है विष के दांत, ठीक है। आइए बेटा एक बार कहानी का एक छोटा सा जो है ना वो आउटलुक समझ लेते हैं कि भाई कहानी वास्तव में क्या है, फिर इससे जुड़े सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा होता ये है कि कहानी की शुरुआत होती है सेन नामक दंपत्ति से। सेन दंपत्ति यानी कि सेन साहब और उनकी जो पत्नी है, उनके यहाँ कुल मिलाकर 6 संतान होती हैं, जिनमें से 5 लड़की और 1 लड़का, जिसका नाम होता है काशू, ठीक है। क्या नाम होता है? काशू या खोका, ठीक है, खोका। अब खोका खोका ही है, क्योंकि 5 लड़कियों के बाद 1 लड़का हुआ है, तो खोका जो है ना इकलौती औलाद होने के कारण या इकलौती लड़का औलाद होने के कारण बहुत ज़्यादा सम्मानी, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, ठीक है। और वो नियम में हर चीज़ में अपवाद होता है। देखो कहते ना कि इकलौता लड़का जो होता है ना वो हीरे से बढ़ के होता है, ठीक है। तो वही बात है। और चूंकि इन दोनों के बुढ़ापे की निशानी है, मतलब बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, इसलिए काशू को हर बात में छूट है और काशू एक बिगड़ैल स्वभाव का लड़का होता जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ इन्हीं की फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम करता है, गिरधर, ठीक है। और गिरधर के यहाँ भी एक लड़का है जिसका नाम है मदन, जो कि हमारी कहानी का हीरो है। अब देखो फैक्ट्री में ये काम करता है सेन साहब की, उनका यहाँ नौकर है, ठीक है, एक किरानी है। किरानी वही व्यक्ति होता है जो लिखा पढ़ी करता है और साथ में हेल्परी का काम करता है, ठीक है। पिछले समय में मतलब जब खाने हुआ करते थे, आज भी होते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत हमेशा हर कारखाने में होती है जो थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी जानता हो और थोड़ा बहुत हेल्पिंग नेचर वाला हो, ठीक है। तो वैसे ही व्यक्ति किरानी कहलाते हैं। अब होता ये है कि भाई गिरधर जो है ना वो सेन साहब के घर के बाजू के ही गेस्ट हाउस में रहा करता था, ठीक है। इनके यहाँ काम करता था तो इनके यहाँ ही रहता था। होता ये है कि एक बार मदन जो है ना वो इनकी कार देखकर, किनकी कार देखकर? सेन साहब की कार देखकर उससे थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है, उसको छूने का प्रयास करता है। उनका जो शोफर होता है यानी कि कार का ड्राइवर, ये वाले जो भाई साहब हैं, वो मदन को मार पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। मदन जो है वो अपनी माता, जब उसकी माँ जो है उसका रोना सुनती है तो वहाँ आती है, ड्राइवर से बहसबाजी होती है। सेन साहब ये सारी बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और गिरधर को ये कह देते हैं कि भाई अपने बेटे को समझा लेना, अगर नहीं समझाओगे तो कल के दिन ये चोर चुरकट गुंडा बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना इसी बात से पता चलती है मेंटेलिटी कि जो ऊपर का वर्ग है वो नीचे के वर्ग को उसी रूप में देखता है कि अरे ये तो बेकार ही होते हैं, ठीक है, अरे ये तो चोर चक्के ही होते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब गिरधर ये बात को सुनता है तो घर आकर वो मदन को भयंकर पीटता है और मदन के रोने की आवाज़ जो है ना वो सेन दंपत्ति के बेडरूम में भी जाती है। और सेन दंपत्ति यानी मिसेस सेन ये कहती हैं कि जब तक पिटेगा नहीं तब तक सुधरेगा कैसे, और मारो, ठीक है। अब ये जो बातें हैं ना इस बात से भी यहाँ पता चलती है कि विष के दांत किस तरफ इंगित कर रहे हैं, ठीक है। फिर होता क्या है कि भाई मारपीट होने के बाद सब सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। एक बार क्या होता है कि काशू जो होता है ना, ये सेन साहब का लौंडा, ठीक है, तो काशू क्या करता है कि घूमते घूमते एक बार पिछली वाली गली में चला जाता है, ठीक है, और वो मदन से मांग लेता है लट्टू कि लट्टू दे दो भाई साहब, लट्टू चाहिए, ठीक है। अब मदन जो है वो लट्टू देने से मना कर देता है और मदन का मूड तो वैसे ही खराब था। दोनों बच्चों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। मदन जो है ना, चूंकि मदन है, बहुत सारी आज़ादी है, बहुत सारा जो है एक तरीके से होता है ना कि जिसको वातावरण बड़ा करता है उस तरीके का आदमी है, उस तरीके का व्यक्तित्व है। तो मदन जो है वो काशू को भयंकर पीटता है और उसके 2 दांत तोड़ देता है। और ये जब बात जो है वो सेन साहब को पता चलती है तो सेन साहब भी बड़े तिलमिला जाते कि अरे रे मेरा इकलौता बेटा था और भैया इसने दांत वात तोड़ दिए। अब मदन भी डरते डराते घर जाता है कि पिछली बार तो मार पड़ी थी, इस बार और ना पड़े। जब वो घर पहुंचता है ना तो भाई उसके पिता जो हैं, पहले तो पिता से छुपता है, पर जब रात में वो खाना खा रहा होता है चोरी चोरी, तो उसकी एक छोटी सी गलती के कारण उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते नहीं बल्कि लाड़ करते हैं और ये बात कहते हैं कि बेटा एक तू है, एक तेरा बाप है। अब इस बात को कहने का मतलब बस ये था कि एक तरफ सेन साहब के दबाव में गिरधर जो है वो सही को गलत मान लेता है, दूसरी तरफ मदन है
कि गलत हमेशा गलत रहता है, वो अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ता रहता है। ठीक है, और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। अब आते हैं बेटा वापस प्रश्नोत्तरों पर कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न तो बनता है लेखक संबंधी प्रश्न कि निम्न में से प्रपन्नवाद के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो भैया इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। ठीक है, हिंदी के अंदर प्रपन्नवाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। ठीक है, तो अब ये आपको बताना है कि भाई इनका जन्म कब हुआ था। देखो लेखक परिचय के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के अंदर ना ये बात आपको जरूर देखने को मिलेगी कि लेखक परिचय से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कौन कौन से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं? एक तो जन्म से जुड़ा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और एक पूछी जाती है उनकी रचना। ठीक है, क्या पूछी जाती है? उनकी रचना। ठीक है, तो ये जो 2 चीजें हैं ये हर लेखक के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ना ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेन साहब को कितनी संतानें थी? तो भैया सेन साहब को जो संतानें थी उनके विषय में जानकारी पूछिए। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 8। अब यहाँ पर बेटा यदि संतान पूछता है तो आपको ऑप्शन 6 टिक लगाना है। 6 क्यों? क्योंकि भैया जी उनकी जो संतानें थी वो 6 थी, जिनमें से 5 कौन थी? लड़की थी और 1 लड़का था। लड़के का नाम क्या था? काशू। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको परीक्षा के अंदर दिख ही जाता है इस तरीके का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से कि भैया सेन साहब की कुल कितनी संतानें थी। जब भी संतानें पूछे तो 6 लगाइएगा। ठीक है, और पूछे कितनी लड़कियां हैं तो आपको 5 लगाना है, कितने लड़के थे तो 1 लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं आगे की। सेन साहब अपने खोखे को क्या बनाने जा रहे थे? तो भैया ऑप्शन है डॉक्टर, दूसरा ऑप्शन है पुलिस, तीसरा ऑप्शन है पटवारी और अंतिम ऑप्शन है इंजीनियर। तो भैया सेन साहब की हार्दिक इच्छा थी कि उनका प्यारा प्यारा काशू, उनका खोखा जो है ना वो इंजीनियर बने, और इंजीनियर बनाने की भाई ट्रेनिंग भी दिया करते थे उन्हें। कैसे ट्रेनिंग दिया करते थे कि काशू के घर जो है ना एक कारपेंटर आया करता था और काशू को सिखाया करता था कि भाई कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, ये सब तरीके की काशू की ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर सेन साहब घर आते हैं और काशू जो है वो उनका टायर पंचर कर देता है, जो हेडलाइट वगैरह है वो फोड़ देता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को कवर करते हुए जो है सेन साहब कहते हैं कि भैया हम तो अपने बच्चे को जो है ना इंजीनियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए वो इतना क्यूरियस है, इसीलिए वो इतना जिज्ञासु है कि किसी का टायर पंचर कर देता है, किसी कार का ग्लास फोड़ देता है। ठीक है, तो ये बातें जो हैं वहाँ पर हमें पता चलती हैं, और ये भी पता चलती है कि भैया सेन दंपत्ति की विशेष इच्छा है कि उनका खोखा इंजीनियर बने। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। खोखे के दांत किसने तोड़ दिए भैया? तो खोखे के दांत तोड़ने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मदन ने, ऑप्शन नंबर बी है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन नंबर सी है सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर डी है गिरधर ने। तो भैया जो राइट आंसर है वो है मदन। काशू और मदन यानी कि खोखा और मदन भयंकर लड़ते हैं। खोखा मांगता है लट्टू और मदन जो है वो लट्टू देने से मना कर देता है। खोखा अपना हाथ छोड़ देता है मदन पे, और जवाबी कार्रवाई में मदन जो है वो खोखे को चित्त करके उसके 2 दांत तोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि खोखे का दांत तोड़ने का जो काम है वो मदन महाराज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो भैया सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो काले रंग की थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार जो है वो परीक्षा में पूछा जा चुका है, और पिछली बार नहीं पूछा गया था तो हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए। तो भैया ये बात याद रखिएगा कि सेन साहब की जो कार है ना वो काले रंग की थी, वो हमने पिछले आगे भी देखा इस चीज को। चलिए आगे बात करते हैं, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। और सेन साहब को कुल मिलाकर 5 लड़कियां ही थी। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों है वो मैंने पहले बताया था कि भैया इनके यहाँ पर ना कुल संतान है। ठीक है, कुल संतान कितनी थी? 6। लड़कियां कितनी थी इनकी? लड़कियां जो थी वो 5 थी। ठीक है, और खोखा यानी कि लड़का एक था काशू। ठीक है, वो वही जो कहानी में विलन बनता है और मदन के हाथों पिटता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मदन किसका बेटा है? ऑप्शन नंबर ए है मुखर्जी साहब का, ऑप्शन नंबर बी है सेन साहब का, ऑप्शन नंबर डी है ड्राइवर का, ऑप्शन नंबर डी है गिरधर लाल का। तो बेटा जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। मदन जो है वो गिरधर का बेटा है। और गिरधर कौन है?
गिरधर जो है वो सेन साहब का किरानी है, ठीक है। किसका किरानी है? सेन साहब का, सेन साहब, ठीक है। अब देखो साहब का किरानी, ठीक है। सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता है, ठीक है, वही है। तो इस बात को याद रखना। इस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछा जाता है, गिरधर लाल कौन था, तो आपको बताना पड़ सकता है कि मदन का बेटा था, सॉरी मदन के पापा हुआ करते थे गिरधर लाल जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से, गिरधर लाल है। अब गिरधर लाल कौन है भैया? तो ये देख लो, सेन साहब का मित्र था क्या गिरधर लाल? सेन साहब का भाई था क्या गिरधर लाल? सेन साहब का किरानी था या फिर सेन साहब का पड़ोसी था? तो बेटा जी सेन साहब का जो किरानी था वो गिरधर लाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिरधर लाल जो है वो सेन साहब का किरानी है। किरानी वही जो एक मुंशी की तरीके से काम करता है और कभी कभार कारखाने में हाथ भी बटा देता है, ठीक है। तो उसी व्यक्ति को उस समय किरानी कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो बेटा इस कहानी के जो रचयिता हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा जी, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा ने इस कहानी को रचा है, इस कहानी को उतारा है, और इस कहानी के माध्यम से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, निम्न या मध्यम वर्ग का जो वर्ग संघर्ष है ना, कि भाई दोनों के अंदर लड़ाई मची रहती है, उस वर्ग संघर्ष को प्रस्तुत किया है कि विष के दांत वास्तव में किसके पास थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है, खोखे का दूसरा नाम क्या था? तो भैया ऑप्शन नंबर ए है मदन, ऑप्शन नंबर बी है गिरधर, ऑप्शन नंबर सी है काशू और ऑप्शन नंबर डी है आलो। तो भैया काशू को ही दुनिया खोखे के नाम से जानती थी। काशू जो है ना बड़ा प्यारा था अपने माँ बाप का, इसीलिए उसे प्यार से लोग खोका कहा करते थे, पर उसका रियल नेम जो था वो काशू ही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, चर्चा को देते हैं विस्तार। अगला प्रश्न इस प्रकार से, विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक और ऑप्शन नंबर डी है मनोवैज्ञानिक। तो बेटा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक कहानी, ठीक है। अब देखो सामाजिक कहानी क्यों नहीं है, जबकि इसमें वर्ग संघर्ष दिखाया गया है, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष दिखाने से केवल सामाजिक कहानी नहीं हो जाती है, यहाँ पर कहानी का नायक कौन है? एक छोटा सा बच्चा है, उसका बाल मनोविज्ञान दिखाया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ बड़े लोगों का मनोविज्ञान दिखाया गया है कि एक बड़े वर्ग का आदमी, एक बड़ा वर्ग छोटे बच्चे को, जबकि वो अबोध बच्चा है, देखो नई नई चीज़ों से आकर्षण होना आम बात है, इसी क्रम में जब उसकी कार छूने का प्रयास करता है तब सेन साहब क्या कहते हैं कि इसको ध्यान से रखना, कहीं ये बिगड़ ना जाए, गुंडा मवाली ना बन जाए। तो इस तरीके से वो अपनी मेंटेलिटी यानी कि अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा मानसिकता का चिन्ह क्या दिखाया जा रहा है कि भाई साहब किसी दूसरे के बच्चे को कष्ट हो रहा है और सेन दंपत्ति बड़े अपने कष्ट में खलल मान रहा है, अपने आराम में खलल मान रहा है, तो ये मानसिकता दिखाई जा रही है। यहाँ पर दो जातियों का या दो वर्गों का संघर्ष नहीं, बल्कि उनके विचारों का संघर्ष दिखाया जा रहा है। इसीलिए सामाजिक कहानी नहीं बल्कि मनोविज्ञान पर आधारित कहानी होगी। देखो बच्चों का खेल भी इसके अंदर आता है और बच्चों की लड़ाई भी इसके अंदर आती है, जो कि बाल मनोविज्ञान का ही भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करता है, ये आपका प्रश्न है, और इसका उत्तर है बेटा उच्च वर्ग की मानसिकता, ठीक है। साधन संपन्न होने के बाद भी अपना पराये का भेद, अपने बच्चे को महान बताना, अपने बच्चे को बहुत ब्रिलियंट बता देना और दूसरे के बच्चे को चोर चुरगट बता देना, ये जो चीज़ें हैं ना वो इस कहानी के अंदर जो है प्रस्तुत की गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि जो लिंग का अंतर है ना, जिसको कहते हैं लिंग विभेद, कि भाई लड़का लड़की में अंतर करना, वो भी इनके परिवार में यानी कि सेन साहब के परिवार में दिखाया जाता है। तो ये कहानी भले ही एक हो पर यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया है, ठीक है। तो मूलतः यहाँ पर जिस समाज की मानसिकता का उजागर किया गया है वह उच्च वर्ग की मानसिकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मदन को किसने धक्का मारा। तो भैया मदन को धक्का किसने मारा था, आओ सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ो। मदन की माँ ने, खोखे ने, गिरधर ने, ठीक है। और यहाँ पर ना एक ऑप्शन गलत हो गया, गिरधर नहीं होना था बेटा, सॉरी गिरधर की जगह यहाँ पर होना था शोफर, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। और ये आपका राइट आंसर भी होगा, शोफर यानी कि ड्राइवर, ठीक है। जो कार का ड्राइवर था, जो काली काली कार थी ना, उसका जो ड्राइवर था वो धक्का मार देता है और मदन जो है वो लहूलुहान हो जाता है। फिर उसकी माँ आती हैं और ड्राइवर में
और उसकी माँ में कहा सुनी होती है। और इसी कहा सुनी को जब सेन साहब देख लेते हैं तो ड्राइवर अपने आप को साफ शब्द बताने के लिए ये कह देता है कि भाई ये कार छूने का प्रयास कर रहा था, कार को नुकसान हो जाता है, ठीक है। और सेन साहब फिर गिरधर को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई अपने बेटे को संभालना, वरना वो बिगड़ जाएगा, वरना वो कुछ बिगड़ सकता है, ठीक है। इस तरीके से वो पूरी कहानी का तारतम्य खींचता है। मदन को किसने धक्का मारा था, तो भैया यहाँ से इस प्रश्न के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि मदन को शोफर यानी कि कार के ड्राइवर ने धक्का मारा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बेटा अगला प्रश्न ये है आपसे कि काशू ने मदन से क्या मांगा। देखो काशू ने मदन से कुछ मांगा और अगर मदन दे देता, ठीक है, तो काशू पिटता नहीं, और काशू अगर पीटता नहीं तब भी नहीं पिटता, ठीक है। तो यहाँ हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि उसी को मारो जिससे जीत सको, उसी से लड़ो जिससे जीत सको, जबरदस्ती किसी पे हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर काशू हाथ नहीं छोड़ता मदन पर तो मदन पिटता भी नहीं। अब बात करते हैं वो चीज क्या थी जिस पर लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है लड्डू, ऑप्शन नंबर बी है लट्टू, ऑप्शन नंबर सी है जलेबी और ऑप्शन नंबर डी है कार। अब आप बताओ भैया जी कि होता क्या है, किस चीज के कारण लड़ाई होती है। आप जो सोच रहे हैं ना वो आंसर बिल्कुल राइट है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि लट्टू के कारण जो है वो दोनों के अंदर लड़ाई हो जाती है। होता क्या है कि भाई काशू एक दिन जो है ना वो अपने बंगले की बाजू वाली गली में खेलने चला जाता है। वहां पर मदन जो है वो लट्टू नचा रहा होता है। मदन क्या कहता है, काशू ये कहता है कि मुझे लट्टू दे दो, मदन मना कर देता है। तो फिर क्या करता है काशू जो है ना वो मदन पर अपना हाथ छोड़ देता है, मतलब उसे मारने का प्रयास करता है। और इसके बाद मदन भी काशू को मारता है और उसके दो दांत तोड़ देता है, ठीक है। जिससे ना सारी की सारी कहानी का सार यहीं छुपा होता है, ठीक है। और फिर बाद में इस बात से तिल मिलाकर जो सेन साहब होते हैं वो गिरधर को नौकरी से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी इस साइकिल में चलती है। और यहाँ पर मेन जड़ होता है वो लट्टू, कि अगर लट्टू ही ना होता, लट्टू खेल ना रहा होता तो काशू क्यों पिटता, ठीक है। और काशू मारता भी ना तब भी ना पिटता, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बस ये है कि काशू ने मदन से लट्टू मांगा था जो उसने दिया नहीं, और बाद में दोनों बच्चों में लड़ाई हो जाती है। और काशू के जो दो दांत हैं जो विष के दांत कहे जाते हैं कहानी के अंदर, मदन जो है ना उन दोनों दांतों को तोड़ देता है, ठीक है। तो बेटा ये तो था इस बार का चैप्टर जिसको हमने पढ़ा और ये जाना कि यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।